वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। हम आज पढ़ रहे हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर। जो फ्रीडम वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, अब तक कॉम्प्रहेंस हमने किया है, आपने अच्छे से समझा है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ, सारी केस स्टडीज के साथ। इट्स द लास्ट वीडियो अबाउट दैट चैप्टर। बच्चों, हम सिर्फ आपको कॉम्प्रहेंस नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि इस चैप्टर में फैक्ट क्या है। हम साथ में कोशिश करते हैं कि आपके जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका भी सोल्यूशन कर दिया जाए, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। ये नहीं कहूंगी कि सब यही रट्टा मारना है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, और पूरा जो चैप्टर है वो भी घूम के आपके आंखों के सामने वापस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैप्टर के जो वीडियो देखे नहीं है वो एक बार जाके देखिए, ताकि चैप्टर आपके अच्छे से कॉम्प्रहेंस हो जाए। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आज बारी है क्वेश्चन आंसर की। जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, खास करके जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, खास करके पॉलिटिकल साइंस जब आपने लिया है, तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो जितने फैक्ट पर आधारित होंगे उससे कहीं ज्यादा इस तथ्य पर आधारित होंगे कि आप उस बात के बारे में, उस विचार के बारे में कितना लिख सकते हो, कितना जानते हो, कितना आपने समझा है। ठीक है ना? तो हमें क्वेश्चंस के आंसर भी उसी तरह से देने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? एक व्यक्ति की अपनी जो आजादी होती है, जो स्वतंत्रता होती है, और पूरे देश की जो स्वतंत्रता होती है, उसमें रिलेशन क्या है? ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जो है दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग क्या है? स्वतंत्रता से आशय क्या है। स्वतंत्रता की परिभाषा हमें लिखनी है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति उन सभी चीजों को करने की अनुमति है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है और व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए आवश्यक है। यानी दो बातें कही गई है। पहली बात तो ये कही गई है कि आपके द्वारा की गई किसी भी चीज से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको हर वो काम करने की छूट है, आजादी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है जो आपके खुद के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो ये तो होगी स्वतंत्रता की परिभाषा। अब व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता के बीच संबंध क्या है? देखो, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यही है कि क्या व्यक्ति और राष्ट्र, राष्ट्र भी कह सकते हो, समाज भी कह सकते हो, उनकी स्वतंत्रता के बीच कोई संबंध है क्या? तो एक व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यदि राष्ट्र स्वतंत्र है तो इसका प्रत्येक व्यक्ति अपनी गतिविधियों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। और ये बात हम इंडियंस से बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि आज से 70-75 साल पहले जो हमारी स्थिति थी कि हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या हमें अपने मन मर्जी के सब काम करने की आजादी थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा देश गुलाम था। तो एक तरह से राष्ट्र की गुलामी, व्यक्ति की गुलामी अपने आप बन जाती है। राष्ट्र का विकास सहयोग, रचनात्मकता और व्यक्तियों की क्षमताओं पर निर्भर करता है, जिसका प्रयोग बाहरी बाधाओं के अभाव में ही किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हर एक व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होगा, तभी कहीं जाके पूरा राष्ट्र ही भी विकसित हो पाएगा। तो अब हर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास कब किया जा सकता है? जब बाहरी बाधाओं का अभाव हो। तो इस तरह से देखा जाए तो भी राष्ट्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुक्त समाज अपने सभी सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक बाधाओं के साथ अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाता है। एक समाज जब खुद मुक्त होगा, जब खुद स्वतंत्र होगा, तभी वो अपने अंदर रहने वाले अपने सभी व्यक्तियों को वही आजादी प्रदान करेगा, वही स्वतंत्रता प्रदान करेगा। बाधाओं की अनुपस्थिति के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन ये निर्धारित करना आवश्यक है कि ये स्वीकार्य है या उचित है। कहने का मतलब है कि अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें कुछ नियम तो मानने ही पड़ेंगे, और नियम अल्टीमेटली अगर स्वतंत्रता कहा जाए तो उसके लिए बाधा बन जाते हैं। तो यानी नियमों के बिना किसी भी समाज की कल्पना तो की नहीं जा सकती, लेकिन ये तय करना जरूरी होगा कि वो जो नियम बनाए गए हैं, वो जो बाधाएं हैं, वो स्वीकार्य हैं या उचित। स्वीकार्य का मतलब हमने जबरदस्ती मानी है या फिर उतनी तो होनी ही चाहिए। सामाजिक बाधाओं को व्यक्ति और समाज के बीच वाद विवाद चर्चाओं के माध्यम से जांचा जाना आवश्यक है। अब सामाजिक बाधाएं कितनी सही है, कितनी स्वीकार्य है, कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, ये कैसे पता चलेगा? जब वाद विवाद होंगे, जब उन पर बातचीत की जाएगी। So the question is, what is meant by freedom? Is there any relationship between the freedom of an individual and the freedom of the nation?
Okay, तो first we are going to give the definition of freedom. Freedom means that an individual is allowed to do all the things which do not harm others and are essential for a person's own development. तो दो पार्ट है इसमें. फर्स्ट, आप जो भी कर रहे हो should not harm any other individual, and the second is you should do all these things just because of your own development. Now the relationship between the freedom of an individual and its society, there is a close relationship between the freedom of an individual and of the nation, because if nation is free, every individual of it will be free to enhance their activities and capacities. तो अगर राष्ट्र स्वतंत्र है तो व्यक्ति अपने आप ही स्वतंत्र हो जाएगा. Development of the nation depends on the cooperation, creativity and capabilities of individuals, which can be existed in the absence of external constraints. तो ये भी समाज पे डिपेंड करता है कि वो कितने कॉन्स्टेंट लगाए और कितने नहीं लगाए. Free society enables all its members to develop their potentials with the minimum of social constraints. There is no society can be imagined without the absence of constraints, but it is necessary to determine whether it is acceptable or justified. ये सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, ये देखा जाना जरूरी है कि वो एक्सेप्टेबल हैं या जस्टिफाइड है. सिर्फ इसलिए है कि लोगों ने स्वीकार किए हैं या सिर्फ इसलिए है कि उनको लगाया जाना उचित है, लगाए ही जाने चाहिए. Social constraints are necessary to be examined through debates, discussions between individual and the society. और इनकी भी समय समय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से, जिस गति से समय बदल रहा है, उस गति से प्रतिबंधों को भी या तो सीमित किया जाना चाहिए या ज्यादा लगाए जाने चाहिए. इस बात पर हमेशा चर्चा होती रहनी चाहिए. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन भी उतना ही इंटरेस्टिंग है. आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में जो क्या अंतर है. स्वतंत्रता की जो हमने दो अवधारणाएं पढ़ी थी, उनमें क्या अंतर है. तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है, ये केवल उस उल्लंघन योग्य क्षेत्र से संबंधित है जिसमें कोई बाहरी प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता. नकारात्मक स्वतंत्रता से हम क्या समझेंगे? ऐसा दायरा जिसमें व्यक्ति स्वयं रहता है, इंडिविजुअल का ही दायरा होता है, अरीना होता है, और इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इसका समाज की परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं है. ठीक है. और ये स्वतंत्रता किससे के विचार की व्याख्या करने से संबंधित है. इसका मतलब ये है कि यहाँ ये देखा जाता है कि आपको स्वतंत्रता चाहिए किससे. ठीक है ना. नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता किससे चाहिए आपको. और जबकि अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो ये मान्यता है कि व्यक्ति केवल समाज में ही मुक्त हो सकता है, उसके बाहर कहीं नहीं हो सकता. आप इमेजिन करो कि आप अकेले हो और कोई नहीं है आपके आसपास, क्या अपने आप को फ्री महसूस कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे. आपको चाहिए समाज. समाज व्यक्ति की उन्नति के लिए नहीं, उसके जीवन के लिए भी एसेंशियल है, और इसलिए उस समाज को ऐसा बनाने की कोशिश करता है जिससे वे व्यक्ति के विकास को सक्षम बना सके. तो जिस तरह नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि ये उल्लंघन योग्य क्षेत्र है, कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि व्यक्ति समाज में ही फ्री हो सकता है, मुक्त हो सकता है. इसका समाज की परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं है और ये समाज की सक्षम परिस्थितियों से संबंधित है, यानी समाज इससे पूरी तरह से रिलेट करता है. ये स्वतंत्रता किससे के विचार की व्याख्या करता है और ये स्वतंत्रता किसको के विचार की व्याख्या करने से संबंधित है. यहाँ ये है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, किससे चाहिए, और यहाँ ये कि स्वतंत्रता किसको दी जानी चाहिए, यानी कि ये पूरी तरह से समाज से रिलेट करता है. So the question is, what is the difference between the negative and the positive conception of freedom? Answer should be first, negative liberty. It is only concerned with the inviolable areas in which no external authority can interfere. बाहरी कोई हस्तक्षेप इसमें स्वीकार्य नहीं होता है. जबकि पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कहा जाए तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी. वहां बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं और यहाँ समाज को उसकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना गया है. आउटसाइड इट एंड हेंस ट्राइज टू मेक द सोसाइटी सच दैट इज enables to development of the individual. फिर नेगेटिव लिबर्टी में ये कहा जाता है इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी. लेकिन
पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कहा जाएगा, इट कंसर्न्ड विद द एनेबलिंग कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, ये पूरी तरह से सोसाइटी से जुड़ी हुई कंसेप्शन है। फिर नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, इसमें क्या माना जाता है कि फ्रीडम आपको चाहिए किससे, ठीक है, और इट कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, ठीक है ना। तो इसको आप एक टेबल की तरह भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मूल बात यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रताओं में अंतर क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत कंसेप्शन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रतिबंधों से रिलेटेड। जब हमने स्वतंत्रता की बात की थी तब हमने एक डिस्कशन और किया था कि प्रतिबंध क्यों और किससे, है ना। तो प्रतिबंधों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रेंट से रिलेटेड है कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या तात्पर्य है, क्या स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने जरूरी है, ठीक है ना। अभी अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इंसान तभी फ्री हो सकता है जब वो समाज में है, समाज में है इसका मतलब वो कानून मान रहा है, कानून मान रहा है इसका मतलब उस पर प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन यही है कि प्रतिबंधों से तात्पर्य क्या है और क्या स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिबंध क्या होते हैं, सामाजिक प्रतिबंध समाज द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बाहरी नियंत्रण है। हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उस पर समाज ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। छोटे छोटे आप हर बात में देख सकते हो, जैसे हम बाहर निकलते हैं गली में तो क्या आप बिना कपड़ों के निकल जाते हो, नहीं। तो वो कपड़े क्या होते हैं, वो हमारे शरीर पर, इंडिविजुअल पर एक प्रतिबंध की तरह है कि हम इनके बिना बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जब आप जोर से बोलते हो, जैसा मैंने कहा कि अगर आप हॉस्पिटल के बाहर हो तो क्या आप जोर से हॉर्न बजाओगे या जोर से गाने चलाओगे, तो वो एक प्रतिबंध है। तो वो प्रतिबंध क्या है, वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बाहरी नियंत्रण के कुछ जो भी कानून है वो प्रतिबंध कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक सरकार समाज के एक भाग के रूप में उन कानूनों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है जो सरकार की शक्ति का प्रतीक है और वैध है। कोई व्यक्ति आप अब जैसे अपने घर में देखिए, ठीक है, अगर घर में बच्चों को वैसा ही करने दिया जाए जैसा कि वो चाहते हैं, एक 2 या 3 साल का छोटा बच्चा है, वो ये नहीं समझता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को टच करना है, किस चीज को छेड़ना है, किस चीज को गिराना नहीं है। अगर वो ये नहीं समझता तो उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको मना किया जाता है। लेकिन अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए कि तू चाहे जैसे कर, तो क्या होगा, वो चीजों का नुकसान तो बाद में होगा, सबसे पहले वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। कोई चीज अपने ऊपर गिरा लेगा, उसके पैर में, हाथ में, सिर पे कहीं चोट लग जाएगी, तो ये नुकसान किसका है, ये नुकसान उसका खुद का है। तो ऐसे में अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो ये सिर्फ उनकी जो है वहां पर परिवार में सत्ता का प्रतीक होता है। तो ठीक वैसे ही सरकार समाज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसे में अगर कुछ कानून लगाए जाते हैं तो वो उसकी सत्ता और उसकी वैधता का प्रतीक होता है। देखिए सत्ता तो, शक्ति तो हम समझ गए, लेकिन वैधता क्या होती है, वैधता यानी लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब सत्ता में जब स्वीकार्यता आ जाती है तो उसको लेजिटिमेट होना कहते हैं। फिर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी सामाजिक असमानता का ही परिणाम है। अगर समाज में असमानता है तो ऐसे में किसी न किसी को तो प्रतिबंधित करना होगा ताकि वो असमानता कम हो जाए। हाँ, स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए बाधाएं आवश्यक है। दूसरों के विचारों और विश्वासों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए बाधाएं आवश्यक है। हमें दूसरों की बात भी सुननी होगी, दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना होगा और उसके लिए प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक है। समाज के निर्माण के लिए ये जरूरी है। अवरोधों की अनुपस्थिति से मजबूत समूहों के विश्वासों और विचारों को थोपा जाएगा, जिससे अंततः क्या होगा, संघर्ष होगा। इसको आप ऐसे देखिए कि अगर भारत में इस तरह से कुछ कानून नहीं लगे हों तो दो समुदाय आपस में लड़ लें तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कानूनों के डर से कोई भी आगे नहीं आता, तो ऐसे में शांति बनी रहती है। तो कई बार इस तरह के प्रतिबंध आवश्यक सिद्ध होते हैं। हिंसा को नियंत्रित करने और विवादों से निपटने के लिए बाधाओं की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति बैठे बैठे बहस करते करते हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो अगर कानून का डर नहीं होगा तो वो हिंसा पर उतारू होते रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। What is meant by social constraints? Are constraint of any kind necessary for enjoying freedom? This is the question. First, we just have to tell what the constraints are. So, social constraints are the external controls on individual freedom maintained by society. ठीक है, क्या होते हैं वो सभी बाहरी प्रतिबंध जो कि समाज द्वारा लगाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति पर।
The necessity of these constraints are the government as a part of the society controls individual freedom through laws and embodies the power of the government and are legitimatist. मतलब उसकी लेजिटिमेसी प्रभावित होगी अगर हम उन नहीं मानेंगे तो वैध है, इसका मतलब हमने उसे स्वीकार्यता दी है, वो लेजिटिमेट है. Constraints on freedom are also a result of social inequality. Yes, constraints are essential to enjoy freedom. Constraints are necessary to develop respect for views and beliefs of other. ये important point है. हमें दूसरों के विचारों और दूसरों के विश्वासों को भी मान्यता देनी होती है, तभी हम खुद के विचारों और खुद के विश्वासों को कायम रख पाते हैं. It is necessary for the creation of a society. Absence of constraints would lead to imposition of beliefs and ideas of stronger groups, eventually leading to conflict. अगर ऐसा नहीं होगा कि सब बराबर है तो जो मजबूत ग्रुप होगा, जो मजबूत समूह होगा, वो कमजोर समूह पर हमेशा ही हावी रहेगा और ऐसे में समाज में हिंसा भड़कती ही रहेगी. Constraints are required to control violence and settle disputes. तो इसके लिए भी constraint जरूरी है, ठीक है ना. तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन. अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन है नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए में राज्य की क्या भूमिका है. यानी जो कानून हम फॉलो करते हैं, राज्य को किस तरह से वो कानून बनाने चाहिए और क्या क्या ऐसी और व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके. राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का दायरा निर्धारित करने का काम किसका है? राज्य की जो सरकार होती है उसका. अर्थात नागरिकों की स्वतंत्रता एक राजशाही में शासकों की इच्छा पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतांत्रिक राज्य नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं. अब अगर किसी देश पर कोई राजा शासन कर रहा है तो वहाँ क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या कायदे होंगे, वो सब राजा ही डिसाइड करेगा, उसे किसी और की इच्छा से कोई मतलब नहीं होगा. लेकिन अगर लोकतंत्र है तो नागरिकों की इच्छा माननी जरूरी होगी और नागरिकों को उनके मूल अधिकार, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देने जरूरी होंगे. एक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है क्योंकि सरकार जो कुछ भी करती है वह नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और यदि कोई संघर्ष हिंसक हो जाता है तो ये राज्य के दिन प्रतिदिन के जीवन में बाधा डालता है. अगर नागरिक आपस में इस तरह स्वतंत्रता से भिड़ जाएंगे तो इससे राज्य का दिन प्रतिदिन का कार्य प्रभावित होगा. इसलिए भी जरूरी है कि राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ कानून लगाए जाने जरूरी है. यदि राज्य सेना और पुलिस का प्रबंधन करने में असमर्थ है तो यह देश की कानून व्यवस्था को बाधित करता है. एक कल्याणकारी राज्य हमेशा अपने सभी नागरिकों के साथ साथ पिछड़े लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी पहल करता है. तो यानी ये सब वो चीजें हैं जो एक राज्य को करनी चाहिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य को करनी ही चाहिए. What is the role of a state in upholding freedom of its citizens? Freedom of citizens of the state determines the scope of freedom, i.e. freedom of citizen depends on the will of rulers in a monarchy. Democratic states grant fundamental rights to the citizens. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तभी मिलेंगे जब किसी राज्य में डेमोक्रेसी होगी. क्यों? क्योंकि अगर मोनार्की है, अगर राजशाही है तो वो अपने हिसाब से नागरिकों को अधिकार देंगे, बल्कि देंगे ही नहीं क्योंकि वो सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लेंगे. A state is controlled by the government because whatever the government does, it affects the freedom of citizens, and if any conflict becomes violent, it hinders the day-to-day life of a state. It always hinders our life, it always hinders the life of whole community. तो ऐसे में जरूरी है कि इन सबको संघर्षों को विराम दिया जाए. ऐसा तभी होगा जब सरकार उस स्वतंत्रता को पाबंद करेगी कि कोई कहाँ तक फ्री है, कोई कहाँ तक अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है. A state is unable to manage army and police. It disrupts the law and order of the country. A welfare state always initiates or to protect the freedom of backward people along with its all citizens. सिर्फ सारे नागरिकों को ही स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, उसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लाने के लिए भी काम किया जाएगा, तभी पूरे जो देश के नागरिक होंगे वो स्वतंत्र कहला पाएंगे.
लास्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपने बहुत सारी केस स्टडीज देखी थी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण दीजिए। हमने बात की थी उस वीडियो में कि किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्या वो उचित हैं, क्या वो नहीं है, क्या एक व्यक्ति को इस तरह से सब कुछ कहना चाहिए, क्या एक व्यक्ति पर इस तरह से कुछ कहने पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अपनी बातों और मनोभावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। किसको कहते हैं एक्सप्रेशन, कि जब आप अपनी बातों को, अपने आप के अंदर जो फीलिंग्स है उनको दूसरों के सामने जब आप व्यक्त करते हो तो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। ये राज्य द्वारा गैर हस्तक्षेप का अधिकार है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे ये थोड़ी ना बताया जाएगा कि मैं ABCD से लेकर A से Z तक अगर मेरे पास वर्णमाला है तो मैं ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि आप 26 के 26 वर्ण यूज मत करो, आप उसमें से सिर्फ 22 ही यूज करो। ऐसे थोड़ी होता है, राज्य ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप क्या बोलें। लेकिन अगर आप बोले उससे किसी को नुकसान हो तो राज्य ये कर सकता है कि आपको उसके लिए सजा मिले, लेकिन बोलने से मना नहीं किया जा सकता। ये एक मौलिक मूल्य है और इसलिए कोई भी इसे प्रतिबंधित करना चाहता है उससे बचाने के लिए समाज को कुछ असुविधा सहन करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बोलने से, हमारे अभिव्यक्त करने से समाज को कोई नुकसान ना हो। अब इस पर उचित प्रतिबंध क्या लगाए जाते हैं। कई बार किताबों, नाटकों, फिल्मों और अकादमिक लेखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई जाती है। जैसे भारत में भी अभी ये मुद्दा चल रहा है कि इंटरनेट पर क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या ये लोगों का पर्सनल मुद्दा नहीं है कि वो क्या देखें और क्या ना देखें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हाँ, अगर वो चीज पूरे देश को नुकसान पहुंचाती है, राष्ट्र की रक्षा को नुकसान पहुंचाती है तो जरूर उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। स्वतंत्रता को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए कुछ उचित बाधाओं की आवश्यकता होती ही है। या जब हमने दोनों एस्पेक्ट पढ़े थे तब हमने देखा था कि इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता इंसान को कि भी आप कुछ भी करो, जैसे चाहे रहो, जैसे चाहे बोलो, है ना। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि कहीं उसकी वजह से दूसरों को बाधा तो नहीं पहुंच रही है। लेकिन इन बाधाओं को लोगों और नैतिक तर्कों द्वारा समर्थित माना जाता है। लेकिन बाधाएं ऐसी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट ऐसे होने चाहिए, प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए कि लोग उसका समर्थन करें, लोग उसका विरोध ना करें। So the question is, what is meant by freedom of expression? What in your view would be the reasonable restrictions on the freedom? Give examples. आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेसिंग one's thoughts and feelings in front of others is called expression. It is a right of non-interference by state. It is a fundamental value and hence society must be willing to bear some inconvenience also to protect it from people whoever wants to restrict it. इसका मतलब अगर किसी ने कुछ अभिव्यक्त किया है तो सरकार को ये भी चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने सिर्फ अपनी बात रखी है, तो उसकी रक्षा भी करे, उसकी सुरक्षा प्रदान करें। Reasonable restrictions should be at various times the demand have been raised to ban on books, play, films and academic articles etc. Freedoms has been classified as positive and negative liberty, which requires some justifiable constraints only. But these constraints are supposed to be supported by the people and moral arguments. तो जब कोई कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट किया जाता है तो वो भी तभी किया जाना चाहिए जब वो नैतिक रूप से सही हो, जब वो बिल्कुल ही समाज के मूल्यों के अनुसार हो। अदरवाइज हर किसी पर हर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में आपके चैप्टर के बाद दिए गए हैं। उसके अलावा भी कोई चीज है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए। विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू आंसर, विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू सेटिस्फाई अबाउट योर कॉम्प्रहेंशंस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।